तो एटलीस्ट फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो आपके बीच में आ ही गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे काफ़ी टाइम से कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो है आपने फोर्थ सेमेस्टर का भी केवल एक सब्जेक्ट का डाला है पॉलिटिकल साइंस का, बाकी वीडियो कब आ रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर के बच्चे एक्चुअली क्या है, मुझे मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार जो है ना कमेंट करके मैसेजेस करके मुझे इंस्टेट कर रहे थे कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डाल दीजिए सेकंड सेमेस्टर के। तो इस वजह से जो है मैंने सेकंड सेमेस्टर में पहले सारा टाइम लगा के उनके वीडियो आपके तैयार कर दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आप सेकंड सेमेस्टर का सिर्फ एक वीडियो बचा है, वो है जनरल इंग्लिश। उसके अलावा सारे वीडियो मैं डाल चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, BLLB सेकंड सेमेस्टर CCS यूनिवर्सिटी के। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो था मैंने एक ही वीडियो डाला था पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आज दूसरा वीडियो जो है मेरा आप सबके बीच में मैं लेके आया हूँ। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल जनरल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे आप सबको पता है कि मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं BLLB से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आजकल चला रहा हूँ। जैसा आपको पता है कि आपके इवन सेमेस्टर के जो हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ चुके हैं और फॉर्म आप सब भर चुके हैं, इसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है। अब जो है सिर्फ डेट शीट आने का इंतज़ार है, उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं एग्ज़ाम से देखते हुए मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपको निकाल के दिए हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट 70% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि 70% जो पेपर होगा वो मेरे इन्हीं बताए हुए क्वेश्चन में से ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। जो आज हम करने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज ह्यूमन राइट सब्जेक्ट है BLLB का, जो फोर्थ सेमेस्टर का है सेकेंड ईयर का। इसमें मेरी गारंटी है कि 70% मार्क्स जो है 70% पेपर जो है वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से ही आएगा। तो आप इसको ध्यान से कर लें और आंसर को जो बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर मेरे बताए हुए आएंगे लेकिन एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके लिखे हुए आंसर पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपका आएगा लेकिन अगर आप आंसर बढ़िया तरीके से नहीं लिख के आएंगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें और बढ़िया तरीके से आंसर को तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सेक्शन B और C को आज हम कवर कर रहे हैं, जो 10 मार्क्स और 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेक्शन B में जो है टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, और सेक्शन C में जो है टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेक्शन B में जो है कम से कम आपको 4 शीट का आंसर लिखना है, और सेक्शन C जो है उसमें कम से कम 6 पेज का आंसर लिखना है। मैक्सिमम जो है वो 7, 8, 9 पेज तक का आंसर आप लिख सकते हैं। टोटल 32 पेजेस की आपको आंसर बुकलेट मिलती है, जिसमें से 28 से जो भी ऊपर बढ़ता है उसके डेफिनेटली अच्छे 60 से 70-80% के बीच में मार्क्स आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। व्हाट रोल हैज़ इट प्लेड इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट इन इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्य, शक्तियों की विवेचना कीजिए। भारत में मानव अधिकार संरक्षण में आयोग ने क्या भूमिका अदा की है। तो इंडिया के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो किस तरह बनता है, उसकी क्या कार्य हैं, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, और इंडियन संविधान ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या क्या ताकत दी हुई हैं, ये आपको इसके आंसर में फ्रेम करके लिखना है। भारत में इसकी भूमिका क्या है, इसने अभी तक क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, वो भी आप इसके आंसर में बता सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को भी मैंने नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया है, क्योंकि इसका आंसर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। तो जिनका आंसर जो है एक जैसा होता है उनको मैं क्वेश्चन एक ही दे देता हूँ, ताकि आपको ईजीली से ताकि आपको आंसर तैयार करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप एक ही आंसर तैयार कर लें और क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए घुमा फिरा के आप उसका आंसर लिख सकें। गिव एन अकाउंट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया विद रिगार्ड टू अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। भारत में मानव अधिकारों के समर्थन में न्यायिक सक्रियता का लेखा जोखा कीजिए। तो भारत में किस तरह से मानव अधिकारों के लिए काम चल रहा है वो आपको लिखना है, कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है, क्या काम किए गए हैं और कैसा चल रहा है, ये आपको बताना है इस आंसर में। अगला भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है। एक्सप्लेन द प्रोविज़न रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अन्वेषण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी किस तरह से जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में समझाना है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज़ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस प्रकार होता है। इसके आंसर में आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो किस तरह बना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था उसकी संरचना क्या है, तो इसमें भी संरचना ही बतानी है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कमेंट।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करके लिखना है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए, वो किस तरह का काम कर रहा है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसका गठन किस तरह का हुआ है, ये सब आपको इसके आंसर में बताना है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोवाइडेड अंडर द इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट 1966। सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि 1966 में प्रधान मानव अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगातार एग्जाम में हर बार ही पूछे जाते हैं, कभी घुमा के, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, लेकिन इन दोनों टॉपिक को लगातार मैंने देखा है क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये दोनों ही आप अच्छी तरह से कर लें, ज़रूर कर लें। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिविल यानी कि सिविल और राजनीतिक जो अधिकार हैं मानव को मिले हुए हैं वो किस तरह से 1966 की जो संधि हुई थी उसके अंदर प्रदान किए गए, और अब वो किस पोजीशन पे ये बताना है आपको। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट अंडर द कन्वीनियंट ऑन द सिविल अंडर पॉलिटिकल राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंगविता के अंतर्गत मानव अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न ढंगों का वर्णन कीजिए। इसमें भी वही 2 अधिकार की बात कर रहा है, सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार। सेम आंसर इसमें भी आपको लिखना है। एक्सप्लेन द वेरियस सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट अंडर द इंटरनेशनल कन्वीनियंट। इंटरनेशनल कन्वीनियंट 1966 में जो हुआ था उसके अंदर जो दीवानी और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे वो किस तरह के अधिकार हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र है या उनकी शक्ति जो है वो क्या है, ये बताना है आपको। अगला भी क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संक्षेप में लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन थे दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह आप जरूर कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डू यू एग्री दैट सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फंडामेंटल राइट नाउ। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध को समझाइए। क्या आप सहमत है कि आप कुछ निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर देना चाहिए, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यानी कि तत्व में, वो सब क्या है, वो सब एक तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनी हैं जो भारतीय संविधान में पहले से लिखित तौर पर लिखे गए हैं। तो ये अब कैसे हैं, और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कुछ ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको मौलिक अधिकार बन जाना चाहिए, वो कौन से हैं, आपको इसकी चर्चा करनी है इस आंसर में। व्हाट ह्यूमन राइट आर इंक्लूडेड इन द राइट टू लिव रिस्पेक्टफुली अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डिसाइडेड केसेस। आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इंडिया के अंदर कौन से ऐसे ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार हैं जो आर्टिकल 21 में लिखे गए हैं, और अगर कोई केस हुआ है किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उस केसेस का रेफरेंस भी आपको इसके आंसर में देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार के कौन कौन से मानवाधिकार शामिल हैं, यानी कौन से ऐसे मानव अधिकार हैं जो सम्मानपूर्वक जीने के लिए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, वो बताना है। अगर कुछ केसेस हुए हैं तो वो केसेस के निर्णय भी आपको इसमें लिखने हैं। राइट एन एसे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट के बीच में जो संबंध है उसको बताना है आपको। व्हाट इज़ द एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है, मूल अधिकारों से यह किस प्रकार अलग है, और मूल अधिकारों और राज्य के निर्देशक तत्व के मध्य क्या संबंध है, आपको उदाहरण के साथ इसको समझाना है। तो अभी तक जो था क्वेश्चन नंबर 3 ही था। ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन इसके आंसर जो है वो एक ही लिखना है आपको, और एक ऐसा आंसर तैयार करना है जिसमें ये सब कवर हो जाए। इसलिए आपको 6 पेज का आंसर लिखने में भी काफ़ी ईजी और हेल्प मिलेगी। डिस्कस द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द रिगार्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द ह्यूमन राइट। आपको इसके अंदर ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कौन से केसेस हुए हैं, जैसे मूल अधिकार और मानव अधिकार के संरक्षण में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका रही है। अगर कुछ ऐसे केसेस या डिसीजंस हुए हैं जो माइलस्टोन डिसीजन थे, वो भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। व्हाट वेज आर द NGO partners in the cause of the human right and vitally important to individual of the UN in other field as well। गैर सरकारी संस्थाएं मानव अधिकारों के संबंध में UN से अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने में किस प्रकार की भागीदारी निभाती हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी NGO से जुड़ा हुआ है। व्हाट हैज़ बीन इम्पैक्ट ऑफ द NGO इन प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट इन इंडिया। किस तरह से NGOs ने जो है ह्यूमन राइट की सुरक्षा
और उसके प्रमोशन का काम किया इंडिया के अंदर, आपको ये बताना है। हाउ फॉर द UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट हैज़ बीन एबल टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन राइट इन द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की निरंतरता को विश्व में कहाँ तक प्रोन्नत किया पाया है, यानी कि कहाँ तक इसकी सुरक्षा और रक्षा की है UN कमीशन ने। डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ द चाइल्ड राइट, रेफर टू कोर्ट केसेस इफ एनी। बाल अधिकार संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। न्यायिक निर्णय का भी जिक्र कीजिए जो समय समय पर आए हों। डिफाइन द सेक्सुअल हरेसमेंट एंड एक्सप्लेन द गाइडलाइन इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइडिंग द सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। यौन उत्पीड़न क्या है, यानी किस तरह से किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है या किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामकाज की जगह पर यौन उत्पीड़न के विरोध में मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझाइए, यानी कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो काम है, हम लोग वर्क प्लेस है, वहाँ पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या काम कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है इसके आंसर में। राइट एन एसे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, हाउ देयर ह्यूमन राइट्स कैन बी प्रिजर्व बाय द यूनाइटेड नेशन। शरणार्थियों की क्या समस्या है, इस पर एक निबंध लिखना है। उनके मानव अधिकारों को किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र जो है वो सुरक्षित करता है, ये भी बताना है आपको। राइट अ नोट ऑन द अनटाइटल्ड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखना है, एक लेख लिखना है आपको कि क्या होती है, इसके क्या कार्य हैं। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट एंड साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के मुख्य उद्देश्यों एवं विशेषताओं को समझाइए। एक्सप्लेन द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड द कमिटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो 1993 में जो मानवाधिकार अधिनियम आया था उसकी क्या विशेषता है, ये किस तरह से बना था और इसमें क्या क्या अधिकार क्षेत्र और क्या क्या कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था, ये बताना है आपको। डिस्कस द वेरियस ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकारों को पहचाना व सुरक्षित किया गया है। डिस्कस द वेरियस राइट एनरिच्ड इन द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन मानवाधिकार अभी समय में अंतर्निहित विभिन्न अधिकारों की व्याख्या कीजिए। द पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ द ह्यूमन राइट इज़ टू इंश्योर दैट द इंडिविजुअल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट कमेंट, मानवाधिकार विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों को राज्य और सरकारों की जातियों से संरक्षण प्राप्त हो। टिप्पणी कीजिए, यानी कि मानवाधिकार का मेन उद्देश्य क्या है कि राज्य और सरकार वो किसी भी तरह की जाति किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी निवासी पर ना कर सके, ये इसकी सुरक्षा करना किसका काम है, ह्यूमन राइट का काम है। राइट एन एसे ऑन द कन्वेंशन एंड द प्रिवेंशन एंड द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जनसंहार और अपराध को दूर करने और दंड देने के लिए अधिसमय पर एक निबंध लिखिए। किस तरह से जनसंहार जो होता है उसको दूर करना और अपराध को दूर करने के लिए मानवाधिकार किस तरह से काम करता है वो बताना है आपको। एक्सप्लेन द माइनॉरिटी राइट एंड स्कोप डियर प्रोटेक्शन इन द इंडिया, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संरक्षण के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए कि किस तरह से भारत में जो है अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान है, उनके अधिकारों के लिए भारत सरकार ने नए कानून बनाए हुए हैं और कड़े कानून बनाए हुए हैं। एक्सप्लेन द ह्यूमन राइट अंडर टेररिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार और आतंकवाद की व्याख्या कीजिए, यानी कि मानवाधिकार किस तरह से आतंकवाद की रोकथाम के लिए भी काम करता है ये बताना है, या फिर आतंकवादियों के भी मानवाधिकारों की सुरक्षा का काम करता है। राइट एन एसे ऑन द ह्यूमन राइट एंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर, मानवाधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर एक निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके ह्यूमन राइट के जो है कंप्लीट हो गए। अगर आप ये 16 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली जो है 70% जो पेपर है वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से ही मिलेगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक कर लें और अच्छी तरह कर लें, बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को अवॉइड ना करें। मैंने काफ़ी जो है मेहनत करके ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के निकालने ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा हो। होप सो मेरी तरफ से सबके लिए बेस्ट विशेष है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल पाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा पाएँ। आगे मैं और भी वीडियो आपके बीच में 4th सेमेस्टर के शेयर करूँगा जो सब्जेक्ट बच गए उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मैं एक रिविज़न क्लासेस भी चलाऊँगा ताकि आपको जो है आने इन क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें लिखने में भी आपको मदद मिल सके। तो मैंने ये देखा है कि मोस्टली जब मैं वीडियो एनालिटिक चेक करता हूँ और अपने यूट्यूब स्टूडियो को चेक करता हूँ तो पता लगता है कि नॉन सब्सक्राइबर के जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं सब्सक्राइबर की तुलना में। तो प्लीज़ फ्रेंड,
ऐसा ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप देख रहे हैं, उसको पूरा देख रहे हैं, लास्ट तक देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं, तो इससे आपको लाभ नहीं होता लेकिन मेरे को नुकसान ज़रूर होता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपनी सभी फ्रेंड्स से, अपने क्लास के ग्रुपों में इसको शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएँ। स्पेशली उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते और लास्ट में जाकर कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे उनके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ जाए। तो पासिंग मार्क्स तो छोड़िए, मैं 70% की गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन वो करके चले जाते हैं, 16 क्वेश्चन तैयार करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है और आपके 16 क्वेश्चन ईजिली तैयार हो जाते हैं। तो जो भी ऐसा कर लेगा वो मेरी गारंटी है कि 70% नहीं तो एटलीस्ट 60% मार्क्स तो उसके एग्ज़ाम में सिक्योर हो ही जाएंगे। लेकिन आंसर आपके लिखे हुए पे ही मार्क्स मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह से आंसर तैयार करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना समय दिया एजुकेटर ऑफ दिल्ली को सुनने के लिए। इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने से भी करें, अपने फ्रेंड जानकारों से भी करवाएं और हमारे चैनल को प्रमोट करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो पाने के लिए।